अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है और इसके अंदर हम वो एमसीक्यूज़ करेंगे जो 2026 के लिए एमडी कैट ई कैट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर वो सारे एमसीक्यूज़ होंगे जो आपके पास पेपर से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग के लिए यानी कि उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो कि 2026 में आने के चांसेस हैं। अभी जो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, आपको यहाँ पे 6 टाइप्स की बुक दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं ये अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की हैं। जैसे अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उसके लिए अलग बुक है। अगर आप ई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2026 में, उसके लिए अलग बुक है। एम डी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए अलग बुक है। प्री इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए अलग बुक है। प्री मेडिकल के बच्चों के लिए अलग बुक है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए अलग बुक है। तो जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंग बुक मिल जाएगी और सारी बुक में हर किस्म के एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए, जो कि आपके पास पेपर से रिलेटेड हैं और आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं 2026 में टेस्ट देने के लिए। अब अगर आप इन पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 2000 रुपीज़, जिसके बदले में आपको मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी घर पे। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, घर पर ही आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, तो आपको पे करने पड़ेंगे 400 रुपीज़। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप तो चाहते हैं कि हम पूरे साल के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करें ख़ुद को, चाहे एमडी कैट के लिए कर रहे हैं, चाहे ई कैट के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस है 4500 रुपीज़। ये जस्ट वन टाइम फ़ीस है, आपको वन टाइम पे करना है और ये पूरे साल के लिए आपकी फ़ीस हो जाएगी। इसमें ऐड होने के बाद अगर आपको ये बुक चाहिए जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं, सारे सब्जेक्ट के पास पेपर, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, तो उसके लिए आपको इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जस्ट पे करना पड़ेगा 500 रुपीज़। और आपको इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी मिल जाएगी घर पे। तो आप अगर इस सब के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 034080577780। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इससे रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए जो आपको यहाँ पे लग रहा हो कि मैं नहीं इतनी दे सकी हूँ, तो आप मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बुक हासिल कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल चाहिए आप उस पर पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और मटेरियल आपको रिक्वायर्ड हो, कोई और स्पेसिफिक मटेरियल आपको लगता हो कि मुझे वो भी नीड है, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर किस्म का मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ को। सबसे पहले वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मली बात जानते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक HNO3। अगर आपको बोला जाता है कि भैया आप स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताओ और आपको ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड में से कोई एक भी ऑप्शंस में मिल जाता है, तो आपको उस पर टिक कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस में देखूँ तो मुझे H2SO4 दिख गया है, तो मैं इस पर टिक कर दूँगी। अब H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि ये पानी में मिलने के बाद कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ईजिली H पॉजिटिव आयंस को पानी में रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम एसिड को स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे होते हैं? हम एसिड को स्ट्रॉन्ग कह ही इसलिए रहे होते हैं कि वो पानी में जाने के बाद जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेगा, उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी इस स्टडी पे हम कह रहे होते हैं, इस प्रॉपर्टी पे हम कह रहे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग है एसिड या वीक है। जो एसिड कम H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा हम उसको वीक कंसिडर करते हैं, जो ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ अ वीक बेस। अच्छा, वीक बेस के बारे में आप बता दो। सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है ना, वो 2 किस्म की हम ज़्यादातर कंसिडर कर रहे होते हैं। एक तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है NaOH,
और दूसरी KOH। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी, यानी कि नॉर्मली हमें पता होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, लेकिन अगर मैं वीक बेस की बात करूँ तो NH3 एक वीक बेस है। सारी बेसिस में सबसे ज़्यादा वीक बेस है NH3। क्यों ये वीक बेस है? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद पार्शियली आयनाइज होती है, यानी कि पानी में जाने के बाद ये बहुत कम आयनाइज होगी, बहुत कम टूटेगी। तो NH3 हमारे पास, याद रखना आप लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा वीक बेस है। सही है। 3 है, व्हाट इज़ द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है तो टेम्परेचर मैटर नहीं करता, वो हर टेम्परेचर पे pH 7 रखेगा। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल pH ही वो रखेगा। pH का स्केल आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। तो 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं इसके। अगर मैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ बनाऊँ, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, सेंटर पॉइंट इसका 7 होता है और लास्ट फाइनल पॉइंट इसका 14 होता है। 0 से 7 के दरमियान में अगर किसी की pH आ रही है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर 7 से 14 के दरमियान में किसी की pH आ रही है तो वो बेसिक होगा। लेकिन अगर फिक्स 7 आ रही है तो वो सॉल्यूशन फिर न्यूट्रल होता है। सही है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होगी? न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होगी? हमेशा 7 के करीब होगी। सही है। ये ज़्यादा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉट इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन करवा लेते हैं भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, इसका रिएक्शन करवा लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट बनता है NaCl और साथ में वाटर बनता है। तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। उसके बाद 5 है, विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो याद रखना है आप लोगों ने, मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो रेड हो जाता है जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो। ठीक है, रेड कब होता है? जब हमारा एसिडिक मीडियम हो। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें तो लिटमस पेपर भी करता है, बट यहाँ पे इंडिकेटर की बात हो रही है, तो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। ठीक है। 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट में एक हमेशा एनाइन होता है और एक कैटाइन होता है यकीनन। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे पास सॉल्ट हो सकती है। HCl मेरे पास सॉल्ट नहीं हो सकता, ये एसिड है। NaOH नहीं हो सकता क्योंकि ये बेस है। K2SO4 हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि K2SO4 दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। ये बेस है और ये एसिड है। हमारा जो नेगेटिव पार्ट, सॉरी पॉजिटिव पार्ट है, वो बेस से आ रहा होता है और नेगेटिव पार्ट यानी कि एनाइन एसिड से आ रहा होता है। तो यहाँ से कैटाइन आएगा, यहाँ से एनाइन आएगा, तो ये क्या बनाएगा? K2SO4 मिलके बनाएगा, जो कि एक सॉल्ट होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसको हम कॉमनली कह रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। अच्छा जी, इनमें से कौन सी बात एसिड का मेन कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये बात हमें देखनी है। बिटर से टेस्ट नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। स्लिपरी फील नहीं। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, बिल्कुल। अभी हमने ऊपर पढ़ा जिस तरीके से मिथाइल ऑरेंज को वो रेड कर रहा था, सिमिलरली लिटमस पेपर को भी रेड करता है एसिड। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हर एसिड ये काम करेगा। 9 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला तो सबको ही आता है, H2SO4। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बेसिसिटी में बेस से कौन से आयन रिलीज होते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यही बेसिसिटी करवाते हैं।
और एसिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो एसिडिटी में कौन से आइंस रिलीज होते हैं, H पॉजिटिव आइन रिलीज होते हैं जो कि एसिडिटी करवाते हैं। सही है। 11 है द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। तो बेस और एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो एसिड और बेस से। 12 है व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको भी ऊपर बना के बताया था कि 7 से 14 के दरमियान में जिसकी पीएच आ रही होगी वो सॉल्यूशन यकीनन बेसिक होगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो 7 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 7.1 से लेकर, या बस 7 से बड़ी होनी चाहिए, 7.1 से लेकर सो ऑन, या 7.01 इस तरीके से 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास बेसिक के अंदर आती है। बिल्कुल 7 आ रही है तो वो फिर न्यूट्रल है, वो बेसिक में नहीं काउंट होगा। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। ऐसे सब्सटेंसेस दैट कैन रिएक्ट with both acid and base। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएं वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और इसकी बहुत ही मशहूर एग्जांपल है एल्यूमिनेट, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर एग्जांपल है। और इसके बारे में एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन करने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है, जिसकी वजह से अगर किसी मेटल तो कोटिंग अगर इसके ऊपर हो जाए, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए, तो मज़ीद उसकी कोरोजन नहीं होती। तो मतलब ये मज़ीद कोरोड नहीं करता, एक पर्टिकुलर वक्त तक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। उसके बाद क्या होता है, मज़ीद कोरोजन नहीं होती, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है। कभी इसके बारे में भी आए तो उसके बारे में आपको इसको टिक करना है। 14 है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एसिड के अंदर H पॉजिटिव एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो इसको ध्यान में आपने रखना है कि H पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर एसिटिक एसिड ही बेसिकली विनेगर होता है, दूसरा नाम इसका। या फिर अगर एसिटिक एसिड की बजाय आप इसको इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, अगर आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से बात करें, ठीक है। कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, विनेगर है, लेकिन आईयूपैक नेम इसका इथेनोइक एसिड है। What happens to the pH of a solution if acid is added to it। अगर एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की pH क्या होने लग जाती है। देखो 7 से हम जितना पीछे जाते जाएंगे ना, जितना पीछे जाते जाएंगे 0 पे चले जाए, तो जिसकी pH 0 होगी, 0.1 होगी, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि pH जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करवा रही हूँ एसिड, तो यकीनन उसकी pH डिक्रीज होगी, ठीक है। वक्त के साथ ऐड करने से डिक्रीज होगी। और बेस में क्या होता है, इंक्रीज होती है, क्योंकि 7 से उस तरफ जाएंगे 14 की तरफ, तो इंक्रीज होती है बेसिसिटी। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो सोप को बनाने के लिए NaOH को यूज़ किया जाता है, ठीक है। NaOH का रिएक्शन ट्राइग्लिसराइड के साथ करवाया जाता है, सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। सोप बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप है उसको सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है कि कौन सी बेस यूज़ होती है सैपोनिफिकेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है मेकिंग ऑफ सोप का, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमनली यूज होती है। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। दे आर ऑलवेज एसिडिक। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट हमेशा एसिडिक हो। दे आर ऑलवेज बेसिक, ये भी ज़रूरी नहीं है। दे कैन ईदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बिल्कुल देखो सॉल्ट जो है, हम ये बात जानते हैं वो कैसे बनता है, जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमारे पास सॉल्ट बनता है। अब डिपेंड करता है कि एसिड कैसी थी, बेस कैसी थी, वही प्रॉपर्टी हमारे सॉल्ट के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया लेकिन बेस वीक ली, तो जो मेरा सॉल्ट बनेगा ना उसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टीज ज़्यादा आएंगी, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था मैंने, तो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सिमिलरली मैं एसिड वीक ले लूँ लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग ले लूँ, तो मेरे सॉल्ट के अंदर बेस की प्रॉपर्टीज ज़्यादा आएंगी, मेरा सॉल्ट जो है बेसिक होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों एक जैसे हों, चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग हो या चाहे दोनों वीक हो, तो उस सिचुएशन में सॉल्ट न्यूट्रल बनता है। तो सॉल्ट तीनों किस्म का हो सकता है,
ठीक है, आइदर एसिटिक, बेसिटिक और न्यूट्रल। 19 है व्हाट इज द पीएच ऑफ अ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको ये जो दी हुई है मोलैरिटी, ये बेसिकली कंसंट्रेशन दी हुई है H पॉजिटिव आयन की। जब भी मोलैरिटी गिवन हो तो उसका मतलब है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं है तो आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये 0.01 है ना, 2 पॉइंट्स इधर लेके जाओ तो ये 1 एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग और इसकी जगह 1 एक्सपोनेंट -2 पुट करोगे, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 की पावर -2 है तो जो पावर होती है ना वही हमारी पीएच निकल कर आती है। 10 की पावर -2 है तो 2 ही इसकी पीएच निकल कर आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक ऑक्साइड। हमेशा याद रखना कि मोस्टली जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मेटल देखूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम एक मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है दुनिया में वो NaOH है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गई। उसके बाद 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस। तो सिट्रस से वर्ड निकला है सिट्रिक। सिट्रिक एसिड जो है वो मौजूद होता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनका रीजन होता है सिट्रिक एसिड होता है उनके अंदर। उसकी बात है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl और KOH का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, यही बोला गया है ना हमसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर मैं इनका रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दो, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, K पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो K जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, साथ में H और OH मिलके वाटर बना लेंगे, तो KCl मेरे पास बनेगा। और KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। Which of the following pH values indicates a strongly acidic solution। देखो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला जितनी कम पीएच होगी, पीएच जितनी कम होगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। यहाँ में से कौन सी पीएच सबसे कम है, 2। तो 2 जिस सॉल्यूशन की पीएच होगी, जिस एसिड की पीएच होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू बाकी एसिड के। ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितना 2 पीएच वाला होगा, और 1 वाला तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा, 0.1 वाला उससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा। 25 है विच एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज। तो लड़कों को ये बात बिल्कुल पता होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी को, आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा, 9 मैट्रिक में भी बहुत डिटेल में आता है ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है कार बैटरीज के अंदर, या लेड स्टोरेज बैटरीज जिन्हें हम कह रहे होते हैं। 26 है व्हाट कलर डस फिनोफ्थलीन टर्न्स इनटू अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये आपने टाइट्रेशन की होगी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक जो हम कर रहे होते हैं एनालिसिस, टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें फिनोफ्थलीन यूज़ करा जाता है, कॉनिकल फ्लास्क में डाला जाता है और फिर ऊपर से आप टाइट्रेट करते हो जब तक उसका पिंक कलर नहीं आ जाता। तो फिनोफ्थलीन हमें क्या कलर देता है, पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। ये आप लोग ने प्रैक्टिकली सबने किया होगा, आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, सोर टेस्ट, नहीं ऐसा तो नहीं होता। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, बिल्कुल याद रखना, लिटमस पेपर को अगर रेड कर दिया जाए तो वो चीज़ एसिडिक होगी, ठीक है, और अगर लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया जाए तो वो चीज़ बेसिक होगी। तो लिटमस पेपर को बेस जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसी से हमें पता चलता है कि भाई ये सॉल्यूशन बेसिक है, उसी से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। 28 है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, NaHCO3। आप लोगों ने 9 मैट्रिक में भी इसके स्टार्टिंग के चैप्टर में होते थे, इसकी टेबल बना होता था कि ये चीज़ें, इनका कॉमन नेम, इनका केमिकल नेम, इनका फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला सब लिखा होता था, तो ये कॉमन नेम है, ये याद होने चाहिए। 29 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे मैंने बताया बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटल्स के मोस्टली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, हमें यकीनन एसिडिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, बचा क्या, सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है, तो सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो यकीनन एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, 30 है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पानी की जो प्योर वाटर की अगर मैं बात करूँ या डिस्टिल्ड वाटर की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर कुछ भी हो उसकी पीएच हमेशा 7 के बराबर होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इम्प्योर वाटर की, जो हमारे नलकों में आता है, टैप वाटर है, या फिर जो हमारे घरों में फिल्टर्ड पानी आता है, अगर मैं उसकी पीएच की बात करूँ तो वो कभी भी 7 निकल के नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मिले हुए होते हैं और वो पीएच को चेंज कर देते हैं। सही है, नेक्स्ट पर आते हैं 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है कि जब आपको एसिडिटी होती है स्टमक में, तो एसिडिटी जब होती है तो डॉक्टर्स आप लोग को कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं कि आप ये खाओगे आपकी एसिडिटी में रिलीफ आ जाएगा। तो उन दवाई को कहा जाता है एंटासिड। और इसके लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो इनो वगैरह पी रहे होते हैं लोग, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही उसमें मोस्टली होता है। तो एंटासिड के लिए बॉडी में जो हमारे, बॉडी में तो नहीं, स्टमक में जो हमारे एसिड बनना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम वो पीते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे स्टमक की लाइनिंग उससे सेफ हो जाती है। क्योंकि स्टमक में जब एसिडिक पीएच बढ़ जाती है, एसिडिक हो जाता है एनवायरनमेंट, तो उसकी जो लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसके नतीजे में क्या करते हैं हम लोग क्या एंटासिड को लेते हैं, दवाई दी जाती है जिनको ज़्यादातर मसला होता है एसिडिटी का, तो फिर वो ये यूज़ करते हैं और फिर उनको रिलीफ आ जाता है। बेसिकली जाके न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करता है और एसिड को बदल देता है सॉल्ट और वाटर में। 32 है, विच एसिड इज़ फाउंड इन द स्टमक एंड एड्स डाइजेशन। बायो के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इस बात से कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमारे स्टमक में डाइजेशन के साथ साथ बैक्टीरियाज को मारने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। अल्लाह ताला ने दो कामों के लिए इसको बनाया है हमारे स्टमक में। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जहन में आते हैं HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। अगर मैं HCl की बात करूँ तो क्या मुझे क्लोरीन दिख रहा है, तो मुझे हर जगह क्लोरीन दिख रहा है, तो यकीनन HCl हमारा एसिड यूज हुआ होगा। अब वीक बेस की बात करें, याद है मैंने आप लोग को बताया था कि NH3 एक वीक बेस है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनकी फॉर्मेशन से बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वीक बेस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद है 34, व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो pH रेंज मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 0 से लेकर 7 तक के दरमियान में एसिडिक सॉल्यूशन की pH होती है। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ नहीं होगी जो क्या ना कर सके, जो एनायन और कैटाइन में ब्रेक ना हो सके, तो वो चीज़ इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकती। NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na में ये पॉजिटिव OH नेगेटिव। लेकिन क्या शुगर में ऐसा होता है, क्या शुगर आयनाइज होती है पानी में? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं। तो शुगर एक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी नहीं हो सकती। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, जब एसिड अपने अंदर से H पॉजिटिव को रिलीज कर दे तो वो चीज़ कहलाती है इसका कॉन्जुगेट बेस। अब H2SO4 है, अगर ये अपने अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो ये HSO4 नेगेटिव बन जाएगा और साथ में एक H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो अब ये पहले एसिड था, अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स। अब इसको पढ़ना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। दे हैव सोर टेस्ट, सोर टेस्ट तो नहीं होता। दे आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, बिल्कुल सही बात कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में
सॉल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती थी, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता था, दे टर्न लिटमस पेपर ब्लू, कि ये लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी और डी बोथ लिखा होता तो बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन खैर नहीं लिखा हुआ, लेकिन बातें दोनों ठीक हैं। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक एसिड। अब वीक एसिड की बात करते हैं। HCl वीक हो सकता है, नहीं। HNO3 वीक हो सकता है, नहीं। H2SO4 वीक हो सकता है, नहीं। तो कौन सा एसिड बचा? CH3 COOH एसिडिक एसिड या इथानोइक एसिड बचा। ये एक वीक एसिड है, यानी कि पानी में जाने के बाद ये बहुत कम क्वांटिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो ये एक वीक एसिड होगा। सही है। उसके बाद है विच कंपाउंड इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। तो बेसिकली एसिडिक सॉइल्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम फर्टिलाइज़र्स डाल रहे होते हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं वो उस ज़मीन के अंदर ग्रो कर सकें। और फर्टिलाइज़र्स यकीनन क्या होते होंगे? क्या होते होंगे? यकीनन बेसिक होते होंगे, तभी तो वो एसिडिक सॉइल्स में डाले जा रहे हैं। कोई चीज़ एसिडिक है, उसके अंदर कोई चीज़ एसिडिक डालेंगे तो क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स यकीनन बेसिक होते होंगे। और यहाँ पे आपको कौन सी एक अच्छी बेस दिख रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम पौधों को ज़रूरी भी होता है, पौधों को ज़रूरत भी होती है इसकी, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है एज अ बेस, जो कि ज़मीन में ऐड करवाया जाता है ताकि एसिडिक जो सॉइल है उसको बेसिक किया जा सके या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल किया जा सके। लास्ट MCQs ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। देखते हैं। सॉल्ट टेस्ट, नहीं। रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, ये बात भी सही है कि ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन, ये भी सही हो सकता है। इसके अलावा टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर ब्लू, नहीं ये बात गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे MCQs ख़त्म हो गए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो जो समझ ना आई हो थ्रू आउट द लेक्चर, तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और इन लेक्चर्स को देखते रहें, क्योंकि 2026 में आप लोगों ने टेस्ट देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से ये MCQs इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आपने आगे जाना है और उनके टेस्ट में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब MCQs आते हैं और ये सारे MCQs आपके पास पेपर से ही रिलेटेड है, तो इन सब की प्रैक्टिस करें। और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है MCQs की, हर चैप्टर के हम MCQs देख रहे हैं पास पेपर के, और ऑलमोस्ट 40 MCQs इंक्लूडेड हैं, इसमें से पास पेपर्स के हैं। तो इनको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, तैयारी करती रहनी है, इन सीरीज़ को देखते रहना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।